जरा इमेजिन करो कि एक दिन आप लोग सड़क पर निकलो और अचानक से आसमान से वो सारा कचरा जमीन पर बरसने लगे जिससे आज तक इंसानों ने समंदर, नदी और नालों में फेंका है। इवन अभी के लिए सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि 113 साल पहले समंदर में डूबा टाइटैनिक शिप भी जमीन पर भंगार की तरह पटक दिया गया है। वही ये सब किसने, कैसे और क्यों करा, इस बारे में रिसर्च करने पर सरकार को समंदर में रहने वाली एक बहुत ही खास और एडवांस प्रजाति के बारे में पता चलता है जो इंसानों से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और इंसानों के अस्तित्व से ही समंदर के अंदर उनसे छुप कर रह रही थी। उन्होंने ही ये सारा का सारा कचरा इंसानों को वापस करा था क्योंकि अब वो इंसानों के इस तरह से समंदर में कूड़ा फेंकने की वजह से तंग आ चुके हैं। तब सारी चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार उन क्रीचर से मीटिंग करने का डिसाइड करती है। पर मीटिंग में आकर वो क्रीचर इंसानों से साफ कह देते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी समंदर को पूरी तरह से साफ नहीं करा गया तो हम धरती पर मौजूद सभी इंसानों को खत्म कर देंगे और धरती पर इतना बड़ा प्रलय आएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और क्या उन कीचड़ के कहर से सरकार इंसानियत को बचा पाएगी? अगर हाँ तो कैसे? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये कीचड़ इतना ज्यादा गुस्से में आ गए। असल में कुछ दिनों पहले बार्कले नाम का एक इंसान अपने घर में सो रहा था, पर तभी अचानक से उसके फोन में एक इमरजेंसी मिशन का सिग्नल आता है जिसे देखकर वो नॉर्मली अपनी बेटी को नींद से उठाता है। मगर बार्कले को ये चीज नहीं पता थी कि ये मैसेज उसकी और पूरी दुनिया की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। खैर अभी वो अपनी बेटी के साथ नीचे मौजूद एक गाड़ी के पास जाता है जिसमें हाना नाम की एक ऑफिसर बार्कले को एक स्पेशल मिशन पर लेने के लिए आई थी। लेकिन मिशन पर जाने से पहले बार्कले अपनी बेटी को अपनी बीवी के पास छोड़ता है और हाना के साथ एयरपोर्ट पर चला जाता है। वहाँ पर उसके अलावा और भी ऑफिसर मौजूद थे जिनके प्लेन में बैठते ही जनरल ऑस्टिन उन्हें एक एक टैब देते हुए बताता है कि हम लोग एक बहुत ही जरूरी मिशन को करने के लिए जा रहे हैं जो शायद पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। दरअसल एक हफ्ते पहले कुछ मछुआरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, जिस दौरान उनके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसा प्राणी फंस गया जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। तब इंसानों को देखते ही उस कीचड़ ने भी बहुत जोर से दहाड़ मारी, पर उसके दहाड़ मारते ही बोट पर मौजूद एक मछुआरे ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। उस कीचड़ को होमो एक्वा नाम दिया गया था और अभी के लिए मिलिट्री वाले उसी कीचड़ को देखने के लिए जा रहे थे ताकि उस पर रिसर्च करके पता लगाया जा सके कि वो जीव इंसानों के दोस्त है या फिर दुश्मन। अब फिलहाल के लिए सारे के सारे ऑफिसर अपने टाइम में होमो एक्वा की वीडियो देखने में लग जाते हैं, मगर बार्कले को तो अपने टाइप का पासवर्ड ही मालूम नहीं होता क्योंकि असल में वो इंसान था ही नहीं जिसे हैना लेने के लिए गई थी। बार्कले तो बस डेस्क जॉब और ऑफिसर के लिए चाय बिस्किट लाने का काम करता था, मगर हैना उसे ऑफिसर रॉजर समझकर अपने साथ लेकर आ गई थी। असल में ऑफिसर रॉजर तो छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे शहर में गया था और ताकि उसके छुट्टियां मनाने के बारे में किसी को पता न चले इसीलिए उसने बार्कले को अपना फोन देकर कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रुकने के लिए कहा था। अभी बार्कले इस मिशन की गंभीरता को समझते हुए सभी लोगों को इस बारे में बताता भी है, पर जैसा कि कोई भी इस मिशन में देरी नहीं कर सकता था इसीलिए वो बार्कले की बात को बिना सुने उसे अपने साथ उस आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर उन मछुआरों ने वेयर हाउस टाइप की एक जगह में उस होमो एक्वा की बॉडी को टांग कर रखा हुआ था और उसे देखकर सभी को ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो होमो एक्वा मर चुका है। अभी ऑस्टिन और बाकी सब उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ऑस्टिन का एक साथी उसे एक मोती टाइप की चीज दिखाते हुए बताता है कि ये उन्हें उस होमो एक्वा की गर्दन के पास से मिली है। उस मोती को देखकर ऑस्टिन और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस मोती को काफी ज्यादा तराश कर बनाया गया था और आज तक चीजों को तराश कर अच्छी शेप देने जैसा दिमागदारी वाला काम बस इंसान ही कर पाए थे। इसीलिए इसमें हैरान होने वाली बात यही थी कि अगर उस मोती को होमो एक्वा ने ही तराश कर बनाया है तो वो खुद भी इंसानों जैसे या फिर उनसे भी ज्यादा समझदार क्रीचर्स हैं। अब जैसा कि इस होमो एक्वा की प्रजाति के लोग समंदर में अभी भी हो सकते थे, इसीलिए ऑस्टिन अपने साथियों के साथ कुछ डिवाइसेस लेकर समंदर के किनारे जाने लगता है जहाँ पर बार्कले को भी उनके साथ जाना था। पर वहाँ पर जाने से पहले बार्कले को उस मरे हुए होमो एक्वा को देखकर उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसीलिए पहले वो उसकी बॉडी के सामने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और उसके बाद ही समंदर के किनारे जाता है। समंदर के किनारे ऑस्टिन चाय पीते हुए एक डिवाइस की मदद से रेडियो वेव की फॉर्म में पूरे समंदर में हेलो का मैसेज भेजता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उस मैसेज को समझकर होमो एक्वा उनसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। खैर भी रात तक कोई सिग्नल न आने की वजह से सारे के सारे लोग अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, जिस दौरान ऑस्टिन ने अपने 2 सोल्जर को होमो एक्वा की बॉडी का ध्यान रखने के लिए बोला था। लेकिन रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद अचानक से उस वेयर हाउस की जमीन दलदल बनना शुरू हो जाती है और उन दोनों के दोनों गार्ड्स का शरीर धीरे धीरे उसी में धंसना शुरू हो जाता है। जमीन को अचानक से इस तरह होते देखकर उन दोनों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी अचानक जमीन के अंदर से एक होमो एक्वा छलांग मारकर टंगे हुए होमो एक्वा की बॉडी को जमीन के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो अपने गुजरने वाले रास्ते से आइलैंड की जमीन को भी दलदल बनाकर समंदर में चला गया था और उसके निकलने के बाद पूरी जमीन फिर से नॉर्मल हो गई थी। अब उस मरे हुए होमो एक्वा की उसकी जगह से हिलने की वजह से पूरी जगह पर अलार्म बजना शुरू हो गए थे, जिसे सुनकर ऑस्टिन, बार्कले, हैना और बाकी सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो होमो एक्वा और वो दोनों सोल्जर यहाँ पर से कहाँ चले गए। तब ऑस्टिन वॉकी टॉकी के जरिए उन सोल्जर से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसे वॉकी टॉकी की आवाज जमीन के नीचे से आती है और थोड़ा सा खुदाई करने पर उसे फीमेल सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखने के बाद तो ऑस्टिन समेत सभी लोगों की फट के 4 से 64 हो गई थी और उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये होमो एक्वा असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है।
बार्कली तो इस सबसे डरकर समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है, जो देखकर ऑस्टिन उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उस सोल्जर को समंदर के अंदर काफी सारे होमो एक्वा दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो ऑस्टिन को इस बारे में खबर देते हैं और ऑस्टिन तुरंत ही बार्कली, हैना और अपने कुछ और साथियों के साथ उस एरिया में पहुंच जाता है। उस दौरान हैना ने बार्कली को एक कैमरा देते हुए सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और वो लोग कुछ बड़े बड़े कंटेनर के पीछे छुपकर उन होमो एक्वा को ध्यान से देख रहे थे। अब जब होमो एक्वा पानी में काफी देर तक उसी तरह से खड़े रहते हैं तो ऑस्टिन तुरंत ही अपने बनाए गए ट्रांसलेटर डिवाइस के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है और उनके सामने कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुमसे कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहते। इस बात पर होमो एक्वा भी मान जाते हैं और वो भी इंसानों से कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे, पर किसी कारण से उन्हें दुनिया भर के अलग अलग इंसानों के साथ एक जगह पर मीटिंग करनी थी। तब ऑस्टिन भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद दुनिया भर में होमो एक्वा जहाँ जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वो अपने एरिया के पास वाले शहर में जाकर सभी लोगों के सामने खुद को रिवील कर देते हैं और उन लोगों के सामने भी ये चीज बताते हैं कि हम लोग इंसानों से मीटिंग करना चाहते हैं। अब जैसा कि पूरी दुनिया में ये बात आपकी तरफ फैल गई थी तो कहीं ना कहीं आम जनता डरी भी हुई थी कि अचानक से होमो एक्वा उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म न कर दे। उसी वजह से आम जनता ने सरकार के ऊपर जल्दी मीटिंग करने के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए वो नदी के पास की एक बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ पर बड़े बड़े पाइप्स लगवाती है ताकि मीटिंग के दौरान होमो एक्वा बिल्डिंग के अंदर आ सके। फिर मीटिंग की पूरी तैयारी होने के बाद होमो एक्वास के पास सिग्नल भेज दिया जाता है और इस मीटिंग में बार्कली को भी इनवाइट करा गया था। हालांकि डर के मारे बार्कली का मन वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी नहीं होता, जिस बारे में वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को बताता भी है, मगर मीटिंग के वक्त मजबूरन उसे तैयार होकर वहाँ पर जाना ही पड़ता है। उस मीटिंग को दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर अपनी टीवी पर लाइव देख रहे थे और साथ ही मीटिंग वाली जगह पर अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे। अब सभी लोगों के वहां पर आने के बाद और सारी तैयारी करने के बाद वहां पर लगे बड़े बड़े पाइप में पानी को चालू कर दिया जाता है और तब होमो एक्वा के साथ अलग अलग प्रजातियां पाइप से होते हुए लोगों के सामने आ जाती हैं। उनमें ही सॉल्ट नाम की एक फीमेल होमो एक्वा भी शामिल थी, जिसकी प्रजाति के लोग जमीन पर भी सांस ले सकते थे और वो अपने 2 साथियों के साथ गेट से बिल्डिंग के अंदर आई थी। तब उसके आते ही सभी कंट्रीज का एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव उसका स्वागत करता है और उसे गिफ्ट के रूप में हिमालय से लाया हुआ एक पौधा देता है। अभी सॉल्ट भी उन लोगों से बात करना शुरू करती है, जिस दौरान सभी लोगों को ये बात भी पता चलती है कि सॉल्ट को पहले से ही बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जिसकी वजह से उसे किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की कोई भी जरूरत नहीं थी। खैर अभी सॉल्ट गुस्से में कहती है कि मैं भी तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। उसके इतना बोलते ही उसके पीछे मौजूद 2 गार्ड्स ने जमीन पर 2 अंडे गिरा दिए थे, जो कि असल में सॉल्ट की ही प्रजाति के लोगों के अंडे थे, मगर इंसानों के समंदर के पानी को गंदा करने की वजह से वो अंडे खराब हो चुके थे। उसको देखने के बाद रिप्रेजेंटेटिव सॉल्ट से इसके लिए माफी मांगता है और उससे वापस से अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बात करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट एक और बात रिवील करती है कि वो असल में इस रिप्रेजेंटेटिव से बात करना ही नहीं चाहती थी। ये सुनने के बाद तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, पर तभी सॉल्ट पास में बैठे बार्कली की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हम लोग इस इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इससे बात करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो सभी लोग और इवन बार्कली खुद भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था, पर सॉल्ट सबसे कहती है कि वहाँ मौजूद सभी इंसानों में बार्कली ही सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि उन लोगों के एक साथी के मरने के बाद बार्कली ने उसके लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए उसके लिए प्रे करी थी। तो बार्कली काफी ज्यादा डरते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बस एक आम इंसान हूँ और मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। मगर सॉल्ट और उसके साथी तो मन बना कर आए थे कि वो बात करेंगे तो सिर्फ बार्कली से करेंगे, वरना वो अपने घर को बचाने के लिए जमीन पर रहने वाले लोगों पर हमला करके उन्हें जान से मार देंगे। तब सॉल्ट की फरमाइश को देखकर वहां मौजूद लोग इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगते हैं और बहुत सारे गार्ड बार्कली को पकड़कर अपने साथ घोपचे में लेकर चले जाते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में बार्कली से बात करने के लिए वहां की इंटेलिजेंस की डायरेक्टर केट भी पहुंच जाती है। तब शुरू में तो केट को लगता है कि शायद बार्कली पहले से सॉल्ट को जानता होगा, मगर बार्कली के हिसाब से उसने सॉल्ट की शक्ल पहली बार देखी थी। तब केट अपने ऑफिसर से बार्कली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहती है और क्योंकि अब बार्कली वहां पर मौजूद न्यूज चैनल की वजह से एक बहुत ही फेमस इंसान बन गया था, इसीलिए गवर्नमेंट के कुछ सोल्जर तुरंत ही बार्कली की बेटी कर्बी और उसकी बीवी बारबरा को उठाकर एक बहुत ही सेफ होटल में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि बाकी किसी नॉर्मल ह्यूमन की वजह से उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं बार्कली की तो केट के सामने अभी भी बुरी तरह से फटी पड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि केट उसे किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट करेगी, पर केट ऐसा कुछ भी नहीं करती। और क्योंकि पूरी दुनिया के किसी भी देश के पास सॉल्ट के फैसले को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो लोग बार्कली को ही नया रिप्रेजेंटेटिव बनाने का फैसला कर लेते हैं। तुरंत ही ये खबर भी सुर्खियों में छा जाती है और थोड़ी सी रात के समय में केट बार्कली के साथ सॉल्ट के पास जाकर उसे बता देती है कि वो लोग उसके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, पर क्योंकि रात होने की वजह से बाकी सारे लोग वहां पर से जा चुके थे, इसीलिए वो लोग अपनी मीटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे। तब सॉल्ट भी इस पर मानकर बार्कली से थोड़ी सी बात करने के बाद वहां पर से चली जाती है। इसके बाद केट बार्कली को अपने साथ एक गाड़ी में बिठाते हुए बताती है कि बेशक से अगले दिन तुम्हें ही सॉल्ट से बात करनी है, मगर तुम उसके सामने वही वर्ड्स बोलोगे जो हम तुम्हें लिख कर देंगे। तब ना चाहते हुए भी बार्कली को ये बात भी माननी पड़ती है, जिसके बाद ही उसे उसकी बीवी और उसकी बेटी के पास लेकर जाया जाता है।
वहीं शहर के एक लैब में कुछ रिसर्चर सॉल्ट के लाए हुए अंडों पर भी रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे रिसर्च के खत्म होने के बाद वहां पर काम करने वाला ही एक लड़का अंडे के एक सैंपल को चुरा कर बाद में उसे मार्क नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को दे देता है, जिसकी समुद्र की जमीन से ऑयल निकलने वाली काफी बड़ी कंपनी थी। और क्योंकि उन कंपनी के कारण भी समंदर काफी ज्यादा गंदा होता था, इसीलिए मार्क जानता था कि इंसानों और होमो एक्वास के बीच में कोई भी डील होने पर उसे अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। मगर क्योंकि वो अपनी कंपनी को बंद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद मिलिट्री के 2 सबसे बड़े ऑफिसर से जाकर मिलता है और उनके साथ खाना खाते हुए होमो एक्वास को खत्म करने के प्लान के बारे में बात करने लगता है। पर क्या वो ऐसा सच में कर पाएंगे, इसका जवाब हमें जल्दी ही मिलेगा। खैर, इसके अगले दिन सॉल्ट और बार्कली की मीटिंग शुरू हो जाती है, जिस दौरान बार्कली के बात करने के तरीके से सॉल्ट समझ जाती है कि बार्कली भी उससे स्क्रिप्टेड बातें कर रहा है। इसीलिए वो उससे कहती है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, जो सुनकर बार्कली उसे तुरंत ही एक गिलास में पानी ले जाकर देता है। मगर सॉल्ट उससे कहती है कि मुझे पास की नदी में मौजूद नदी का पानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद तुरंत ही कुछ सोल्जर वहां जाकर पानी लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा गंदा था। मगर उसके बावजूद भी सॉल्ट चाहती थी कि बार्कली उस पानी को पिए, लेकिन ये बात सुनते ही बार्कली ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उस पानी को पीने से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकता था। खैर, सॉल्ट की इस हरकत की वजह से बार्कली को ये बात तो समझ में आ गई थी